अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे पास बोहर की जो थ्योरी है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, बोहर ने अपना मॉडल क्यों इंट्रोड्यूस कराया, इसकी वजूहात भी देखेंगे और तमाम पोस्टुलेट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स रदरफोर्ड के एक मॉडल से। रदरफोर्ड ने एक कामयाब मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया अपने हिसाब से। वो समझता था कि ये जो एटम्स हैं इनके अंदर कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हैं। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले जिन्होंने एटॉमिक मॉडल पे काम किया वो रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास एटम जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियस है जो एक डेंस रीजन है जिसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है ही कंपेयर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड सन। वो ये कहता है कि जैसे आपके पास सन है उसके गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर इसी पैटर्न पे न्यूक्लियस से गिर्द इलेक्ट्रॉन भी ट्रैवल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी बिल्कुल वैसी है। हिज कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक मॉडल विद सोलर सिस्टम वाज डिफेक्टेड। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसका ये जो मॉडल है एटॉमिक मॉडल विद सोलर सिस्टम से जो कंपैरिजन कर रहा है ये ठीक कंपैरिजन नहीं है, एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है जो अभी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है जबकि प्लैनेट्स जो हैं वो चार्जलेस बॉडीज़ हैं, तो ये तो करना ही गलत है इनको कंपैरिजन। क्योंकि बात ये है कि जिस तरह से चार्ज बॉडी का बिहेवियर होगा उसके गिर्द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, वैसी फील्ड्स नहीं होती प्लैनेट्स के गिर्द। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इसके अंदर कुछ वजूहात थी, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लोगों ने निकाले जो कि क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स के अतबार से ठीक बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला इसका डिफेक्ट है जो काउंट किया गया, वो पहला डिफेक्ट क्या किया गया कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व लाइक अ प्लैनेट्स, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लैनेट की तरह रिवॉल्व कर रहे हैं दे शुड लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस से गिर्द वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट आउट कर रहा है। अब अगर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन इमिट आउट कर रहा है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो नेगेटिव चार्ज है इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इसकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो आपके पास कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इमिट कर देगा एनर्जी। इट शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और ये किस टाइप का स्पेक्ट्रम फॉर्म करने लग जाएगा, ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म करने लग जाएगा जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, इट्सेल्फ भी बहुत बड़ा मसला है। तो फिर क्या होता है, इट शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जबकि ऐसा नहीं होता। एटम के ना जो स्पेक्ट्रम्स बनते हैं वो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम्स होते हैं। पहले तो एक बहुत बड़ा इसका मसला ये समझ लें कि जब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट आउट हो रही है तो एक वक्त आएगा इलेक्ट्रॉन एक स्पायरल पाथ बनाएगा और गिर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिर रहा होता। ये बात रदरफोर्ड की ठीक नहीं है। दूसरा जो बहुत बड़ा मसला है एनर्जी इमिट होने का, कि अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट आउट हो रही है तो फिर तो बहुत बड़ा मसला हो गया, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बन रहा है, जबकि एटम्स के अंदर जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो फिर ये तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये जो हमारे पास फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है स्पेक्ट्रम का विद रिस्पेक्ट टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वो ठीक नहीं है। ना नेदर इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू न्यूक्लियस, ना तो इलेक्ट्रॉन फॉल होता है न्यूक्लियस के ऊपर, नॉर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म, ना ही कोई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। कॉन्ट्र लाइन स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा होता है। ये दो वो बुनियादी बड़े डिफेक्ट्स थे जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे थे, सवालिया निशान थे कि भाई आप इसे एक्सप्लेन करें ये क्या चीज़ है। लेकिन रदरफोर्ड ने इसकी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी वो रदरफोर्ड का ही एक कोवर्कर था। ये कॉम्प्लिकेशन है इस मॉडल के अंदर, इस कॉम्प्लिकेशन को डैनिश फिजिसिस्ट नील बोहर ने स्टडी किया और इसका जो मॉडल है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करता है। दो बातें इसमें समझ लें, फिजिसिस्ट लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे केमिस्ट्री में क्या काम है, ये बेटा आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है इसीलिए यहाँ पे फिजिसिस्ट भी इंक्लूड है। दूसरी बात, एटॉमिक मॉडल जो है वो क्वांटम थ्योरी है, इसका क्या मतलब है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं। एक बात आप समझ लें, जो भी दुनिया में शख्सियत है, जो भी साइंटिस्ट हैं या आम पर्सन भी है, वो भी किसी न किसी से तो इंस्पायर्ड है। नील बोहर रदरफोर्ड का को वर्कर है
लेकिन इट्स इंस्पायर्ड बाय द प्लैंक्स। तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी जो थी ये उसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होता, कहीं ना कोई सपोर्ट हासिल होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो नील बॉहर है इसकी जो सपोर्टिव चीज़ें हैं वो आपके पास प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खुद रदरफोर्ड है, क्योंकि ये रदरफोर्ड का ही को वर्कर है। तो इसने अपने कुछ पोस्टुलेट्स इंट्रोड्यूस्ड करवाए और इन पोस्टुलेट्स के बाद इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वाइंड अप किया। अब वाइंड अप कैसे करते हैं ये साहब, कुछ पोस्टुलेट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, जिनको आपने और हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आगे चीज़ क्या है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट सिचुएटेड एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विद डेफिनेट एनर्जी। ये इसका पहला पॉस्टुलेट। अच्छा, ये तमाम पॉस्टुलेट्स को बड़े अच्छे तरीके से हमने समझना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लैरिटी होती चली जाएगी। पहली तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये कौन कह रहा है, बॉहर कह रहा है अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं ये जो दिस पॉइंट्स हैं, ये आपके पास बुनियादी तौर पे सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स के गिर्द ये सिचुएटेड हुए हैं एक फिक्स पॉइंट पे और उनके गिर्द क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास डेफिनेट एनर्जी मौजूद है। उन डेफिनेट एनर्जीज़ के अंदर ये घूम रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला बंदा है जिसने प्रॉपर तरीके से इस तरह के किसी फिक्स ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि रिंग्स में घूम रहे हैं और उनके अंदर एक फ़िक्स एनर्जी मौजूद है। इससे पहले ऐसी फिक्स एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अप्रोप्रिएट ऑर्बिट। कह रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन किसी अप्रोप्रिएट ऑर्बिट में, यानी हर इलेक्ट्रॉन अपने एतबार से किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो मौजूद होगा। इट नाइदर लॉस और गेन्स एनर्जी, ना तो ये एनर्जी लॉस करेगा ना तो ये एनर्जी गेन करेगा। हेंस ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी लेवल, और हर एक ऑर्बिट के कोई ना कोई फिक्स एनर्जी लेवल्स लाजमी होंगे। हाउएवर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई। एक बात इसने कहा कि जैसे जैसे आपके पास ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो एनर्जी है ऑर्बिट्स की वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये देखिए पहला ऑर्बिट आ गया, ये दूसरा ऑर्बिट आ गया, ये तीसरा ऑर्बिट आ गया, ये चौथा ऑर्बिट आ गया। इन ऑर्बिट्स को हम लोग एनर्जी लेवल्स भी कह देते हैं और इन्हीं को हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, शेल्स का नाम भी दिया हुआ है। तो KLMN शेल्स हैं बुनियादी तौर पे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये किसके गिर्द घूम रहे हैं, न्यूक्लियस से गिर्द घूम रहे हैं। न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो वही है जो बॉहर ने एक्सप्लेन कर दिया है कि पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन मौजूद है। एक बात याद रखिएगा, बॉहर की थ्योरी को जब इंट्रोड्यूस्ड हो रही है उस टाइम न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो खैर न्यूट्रॉन अगर डिस्कवर हो भी गए हैं बाद में जाके, चाहे जेम्स चैडविक ने कर भी दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि चार्ज तो अभी भी पॉजिटिव रहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है आप उसको समझें। ये कहता है कि एक प्रोसेस है जिसको इसने नाम दिया हुआ है एक्साइटेशन का। अच्छा, ये एक्साइटेशन क्या है, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब तक उसका दिल चाह रहा है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इसने जो तीसरी बात बोली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोली कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज एनर्जी एंड जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू एन एप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे जिस लेवल्स में वो घूम रहा है वो आपके पास E1 लेवल है, दूसरा जो लेवल है वो आपके पास E2 लेवल है। अब ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी में मौजूद है और वो लोअर एनर्जी से कहाँ जा रहा है, वो लोअर एनर्जी से चला जाएगा हायर एनर्जी पे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको कहीं बाहर से एनर्जी मिल रही है। एक बात ये समझ लें, जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना ये गेन कर रहा है, जनरल बात तो यही है। लेकिन अगर कहीं बाहर से इसको एनर्जी मिल रही है तो ये उस एनर्जी को क्या कर रहा है बेटा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ही एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी पर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पर जाएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा। व्हेन इट बिकम अनस्टेबल ये वापस रिटर्न बैक आएगा, यानी पहले इसकी एक्साइटेशन हो रही है देन इसकी डी एक्साइटेशन हो रही है। सर ये वापस क्यों आएगा, मेरा बेटा एक बात समझ ले, कोई भी चीज़ अपने हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर स्टेबल नहीं हो सकती, उसकी स्टेबिलिटी ऐसे डिफाइन कभी भी नहीं हो सकती। यानी वट एवर द थिंग, जो भी कुछ है अपने हायर स्टेट पे जाने के बाद उसको अल्टीमेटली डाउनफॉल होना पड़ेगा। हायर एनर्जीज आर अनस्टेबल यूजली।
अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर से लोअर एनर्जी पे था, हायर पे चला गया, एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, हायर पे गया, अनस्टेबल हो गया, इस अनस्टेबिलिटी की वजह से ये क्या हो गया, बाहर वापस रिटर्न बैक हो गया। जैसे ही रिटर्न बैक हुआ तो इसके बाद दोबारा इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, फिर लोअर से हायर पे गया, फिर वापस नीचे आया। अच्छा, जब ये लोअर से हायर पे जा रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है, याद रखिएगा, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी। और जब ये हायर से लोअर पे आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, फिर ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा, यानी फिर ये एनर्जी को इमिट आउट करेगा। इमिट अच्छा वर्ड है, तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी वो तमाम की तमाम एनर्जी क्या हो जाएगी, इमिट आउट हो जाएगी। अब एक बात समझे, बोहर इंस्पायर्ड बाय द मैक्स प्लैंक, तो इसका मतलब जो एनर्जी है किसकी, ये जो निकल रही है एनर्जी, ये एनर्जी किसकी इक्विवेलेंट होगी, ये एनर्जी इसने बराबर ली एच न्यू के, क्योंकि मैक्स प्लैंक की इक्वेशन ये कहती है। लेकिन ये एनर्जी असल में डिफरेंस है इन दोनों ऑर्बिटल्स का। देखिए, इसकी अपनी एनर्जी, इसकी अपनी एनर्जी, दरमियान का जो एनर्जी गैप है जिसको हम डेल्टा ई से शो करते हैं, तो डेल्टा ई किसके बराबर आ जाता है, E2 माइनस E1 के। ये है वो कॉन्सेप्ट एनर्जी को जो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, कि यानी जो दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में जो डिफरेंस है, यानी E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस है, उसमें से जो निकलने वाली एनर्जी है वो आपके पास एक्चुअल एनर्जी है, जिसको इसने एच न्यू के नाम से बताया। अच्छा, अब आप सोचेंगे आपने सर ऑर्बिटल्स जो हैं वो तो सीधे सीधे बना दिए। हम ये कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्साइटेशन में होता ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सम क्वांटाइज एनर्जी। क्वांटम यानी या क्वांटा जो है वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, एंड जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी टू एन अप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है, फिर ये रिटर्न बैक आता है और क्वांटाइज एनर्जी रिलीज़ करता है। अच्छा, ये जो एनर्जी होती है, ये वाली चीज़, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो एच होता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, वो भी आगे चल के आपसे डिस्कस होगी। एक बात आप समझ लें, मैंने तो अभी पैरेलल बना दी थी ना शेल्स, तो अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाहर से एनर्जी आई, लोअर से चला गया, हायर पे एक्साइटेड हो गया, फिर ये हायर पे जाने के बाद वापस जो है वो डी एक्साइट हुआ, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो तमाम की तमाम एनर्जी रिलीज़ हो गई। सर फोटोन लिखा हुआ है बेटा, लाइट की जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट आती है, उसे हम फोटोन्स कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है कि लाइट की मदद से कोई चीज़ प्रिपेयर हो रही है, तो इसका मतलब है ये तमाम की तमाम जो एनर्जीज़ है, इनका लिंक किसके साथ है, इनका लिंक हमारे पास प्लैंक्स के साथ है। यानी सारा का सारा जो गेम है वो हमारे पास कौन कर रहा है, वो हमारे पास मैक्स प्लैंक कर रहा है। तो प्लैंक के साथ सारा इसने गेम सेट किया हुआ है एनर्जी का। सर ये किसी और के साथ करता तो फिर आइंस्टाइन था। मसला ये था कि जब आइंस्टाइन की बात करेगा तो वो तो एनर्जी और मास का मसला आ जाएगा, तो यहाँ तो ये मसला है ही नहीं, यहाँ तो सारा का सारा मसला फ्रीक्वेंसीज़ के साथ सेट है। तो इसका मतलब हमें भी इसको इसी पैटर्न पे समझना पड़ेगा कि जो एनर्जी है या चेंज इन एनर्जी है वो किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है। और अब हो क्या रहा है, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, फिर रिलीज़ हो रही है। अगर हम इसको गौर से देखें तो एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज़ हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो जब एब्जॉर्ब होती है तो कोई लाइट इमिट आउट नहीं होती, जब रिलीज़ होती है यानी डाउनफॉल होता है तो लाइट नज़र आ जाती है। यही तो स्पेक्ट्रम है। फिर दोबारा भी इसी तरीके से होगा, फिर दोबारा भी इसी तरीके से होगा। एक बात याद रखिएगा, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, और वेवलेंथ कलर डिफाइन कर देता है कि किसका क्या कलर है। तो इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रम्स बन रहे हैं ये हर एटम के अलग अलग बनेंगे, क्योंकि हर एटम के ये जो गैप्स हैं ये अलग अलग होंगे। ज़ाहिर है किसी का गैप ज़्यादा होगा, किसी का गैप कम होगा, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन टू कंडीशन। तो इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास एक्सप्लेन हो रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एटम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे। अब ये जो मैक्स प्लैंक था, इसने जो अपना कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। इसकी वजह ये है कि ये आपको हर जगह पे एच 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 नज़र आएगा, और ये जो एच होगा ये हमारे पास एक फ़िक्स वैल्यू भी कंटेन करता होगा, जो कि आपके पास एक फ़िक्स नंबर्स के थ्रू आप समझ लें इसको 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ये वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो हर दफ़ा एक चेंज में आएगी। ये बड़ी माइन्यूट वैल्यू है कॉन्स्टेंट्स की, लेकिन इसको काउंट किया जाता है। अब क्या होता है, अब अगर हम दोबारा आए बोहर के कॉन्सेप्ट की तरफ, तो बोहर ये कह रहा है कि ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के गिर्द जो है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस को कवर कर रहा है, हमें ये वाली बात समझ में आती है, ठीक हो गया। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, 2πr होता है। इसके अलावा ये खाली सर्कमफेरेंस तो कवर नहीं कर रहा, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि सर्कमफेरेंस के साथ साथ और भी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस्ड हुई है।
अगर हम इसमें एक सवाल आपसे पूछें और वो बुनियादी सवाल ही है कि क्या एटम का मास नहीं है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। क्या एटम की वेलोसिटी नहीं है, जवाब है सर बिल्कुल है। तो एक बात बताएं, मास इनटू वेलोसिटी को दुनिया क्या कहती है, तो इसका जवाब है मास इनटू वेलोसिटी को दुनिया मोमेंटम कहती है। तो इसका मतलब ये जो एटम है इसके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर मोमेंटम भी मौजूद है पहले से। तो कॉन्सेप्ट ये है बोहर का कि अगर आप सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, मोमेंटम के साथ, सरकमफेरेंस को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं मोमेंटम के साथ, तो आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट होगा। यानी इसने इन दोनों चीज़ों को भी किसके इक्विवेलेंट रख लिया, या नियरली इक्विवेलेंट रख लिया, मैक्स प्लैंक और उसके कांस्टेंट के साथ। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सरकमफेरेंस आ जाएगा 2πr और मोमेंटम आ जाएगा mv। अब अगर हम इसमें गौर से देखें तो mv और r ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो शायद कभी चेंज हो सकते हो, जबकि 2π जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो h/2π को हम अलग कर लेते हैं, यानी आसान अल्फाज में अगर हम आपको बताएं तो हम h/2π को एक तरफ कर लेते हैं और mvr को एक तरफ कर लेते हैं। mvr हमारे पास क्या चीज़ है, mvr हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। एक बात और समझिएगा कि ये तो एंगुलर मोमेंटम निकलेगा जब पहला शेल है, दूसरा शेल आएगा तो क्या होगा, तीसरा शेल आएगा तो क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल लिख दें NH। तो आसान अल्फाज में हम ये वाली बात भी लिख सकते हैं बिल्कुल, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं कि MVR किसके बराबर होता है, NH/2π के। ये N जो है वो नंबर है जो पुट होता रहेगा, M मास ऑफ वेलोसिटी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। देखना पड़ता है कौन सा पर्टिकुलर ऑर्बिट मौजूद है। एक बात याद रखिएगा, MV तो होता है लीनियर मोमेंटम, जब R आ जाता है MVR तो वो कौन सा मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। यानी कोई चीज़ जब रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, तो जो मोमेंटम बना रही है वो क्या कहलाता है, MVR। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल से हमें ये पता चल गया कि MVR किसके बराबर है, NH/2π के बराबर है। तो इस तरह से जो बोहर के 4 मेन पोस्टुलेट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं एंड। अब बोहर्स की जो थ्योरी है उसके अंदर यही तमाम गुफ्तगू करी है इसने अपनी हर पॉइंट्स में। अच्छा, कहीं कहीं बुक्स में फ़र्क है, कहीं पे 5 पॉइंट आ जाते हैं, कहीं पे 6 पॉइंट, कहीं पे 9 पॉइंट्स, लेकिन बातें बस वो यही बता रहे हैं कि शेल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले बोहर ने, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया बोहर ने, फिर लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट करवा के ये एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे उम्मीद है आपको बोहर के पोस्टुलेट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।